Good morning, students. Now we start our chapter 3 काइनेमेटिक्स. अभी तक हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. चैप्टर 0, 1, 2 फिजिक्स का जो वेरियस पार्ट्स था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो जिससे रिलेटेड टॉपिक सब आगे आने वाले हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. दैट मीन्स हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है और अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की ओर चल रहे हैं, जो है काइनेमेटिक्स. ये कंप्लीट चैप्टर मोशन से रिलेटेड है. मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरह का होता है, मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स. तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं. काइनेमेटिक्स होती क्या है? तो जब हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स रिलेटेड है काइनेटिक्स से. काइनेटिक मतलब मोशन. जब काइनेमेटिक्स की हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन. तो यानी यहां पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो कौन से ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं? जो मोशन में होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि काइनेमेटिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की. ओके. अब यहां पर हम बात करते हैं कि मोशन है तो ऑब्जेक्ट क्या ऑलवेज मोशन में ही रहेगा? ऑब्जेक्ट क्या हमेशा मोशन करता ही रहेगा, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होगी, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आएगा? तो हम यहां पर दो वर्ड्स डिफाइन करते हैं कि रेस्ट और मोशन होता क्या है. तो यहां पर जो सबसे पहली डेफिनेशन हम उठाते हैं, वो पहली डेफिनेशन हम उठाते हैं रेस्ट एंड मोशन. उसमें भी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेस्ट को. रेस्ट होता क्या है? हम ये कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज इन रेस्ट. यानी द ऑब्जेक्ट विच नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज कॉल्ड इट इज पोजिशनड इन रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल द ट्री, हाउसेज विच आर लाइज ऑन द surface of earth, these all are in rest position because they not change their position with respect to time. तो रेस्ट पार्टिकल्स या रेस्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कहलाते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट चेंज देयर पोजीशन सिचुएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इन रेस्ट पोजीशन. ओके. नाउ वी डिफाइन द मोशन. व्हाट इज द मोशन? तो व्हेन वी डिफाइन इन मोशन, तो मोशन ऑब्जेक्ट्स विच चेंजेस देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन या पोजीशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को यूज में लेते हैं. जैसे आप लोगों ने 9th 10th के अंदर ग्राफ्स बनाए होंगे, तो ग्राफ में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिफाइन पोजीशन बताते थे तो आप लोग क्या लिखते थे? सपोज दिस पॉइंट प्रोजेक्टेड एट 2, 3. तो व्हाट इज द मीन ऑफ 2, 3? 2, 3 मीन्स एक्स एक्सिस पे तो 2 है एंड वाई एक्सिस पे 3 है. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. These coordinates are represent the position of this point. तो यहां पर हम ये बात करते हैं कि अगर हम रेस्ट पोजीशन में हैं तो कोऑर्डिनेट्स आर स्टेबल, बट इन केस ऑफ मोशन द कोऑर्डिनेट्स आर कंटिन्यूअसली चेंजेस. फिजिक्स के अंदर जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट मानते हैं. एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है कि जैसे दिस इज द एक्स, वाई और एक एक्सिस और होता है जेड. अभी हम इसको डिफाइन करेंगे. तो रेस्ट पोजीशन अगर है तो ये एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट आर स्टेबल, दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजेस, फिक्स हैं. बट इफ द पोजीशन आर चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन. तो हो सकता है कि पहले कोऑर्डिनेट हो एक्स, वाई, जेड, आफ्टर सम टाइम इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, because the position of the object is continuously changes. तो कहने का मीन ये हो गया कि रेस्ट पोजीशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन द रेस्ट पोजीशन द कोऑर्डिनेट्स आर स्टेबल, कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट, बट इन मोशन द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हो गया आपका रेस्ट और मोशन की डिफाइन डेफिनेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की. अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जब हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट तो फिक्स हो गया, लेकिन अब मोशन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो मोशन कितनी तरह का हो सकता है, मोशन को कैसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की. यहां पर हम बात करते हैं अब
टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहां हम कहते हैं देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप्स ऑफ मोशन हम यहां पर लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले फर्स्ट मोशन हम लेते हैं, दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन, जिसे हम कहते हैं 1D मोशन। शॉर्टली, वन डायमेंशनल मीन्स, वन डायमेंशनल मतलब सिंगल डायरेक्शन, सिंपल सा समझिएगा, वन डायमेंशनल मीन्स सिंगल डायरेक्शन, यानी द मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंट फॉर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्लेरिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इफ वी यूज ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट, then this is called the one dimensional motion. For example, if a ant moving on a wire, अब वो वायर स्ट्रेट है और आंट इस पर मूव कर रही है, तो एक कोऑर्डिनेट से काम चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहां पर ये एक आंट है, ये इस पे मूव कर रही है इस तरह से, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं किससे एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, सो इट्स कोऑर्डिनेट आर डिफाइंड बाय द एक्स। अगर सपोज दैट ये यूं वर्टिकल वायर है और इस वर्टिकल वायर पर अगर ये मूवमेंट कर रही है देन वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोऑर्डिनेट को यूज में लिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन। गॉट इट? ओके, नाउ वी डिफाइन द टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज द 2D। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच the position of the object are specify या clarify by the two coordinates, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड द 2D। और 2D मोशन जो होता है वो ऑलवेज 2 एक्सिस के बीच में होता है, और 2 एक्सिस से मिलकर जो फ्रेम बनता है उसको हम प्लेन कहते हैं। जैसे जब आप ग्राफ बनाते हैं, देन ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? 2 एक्सिस के बीच में, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स वाई प्लेन इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब यहां पर अगर कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो इस पार्टिकल के मोशन के लिए हम कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 कोऑर्डिनेट्स की। तो इसलिए इस मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? दिस इज द 2 डायमेंशनल मोशन, दिस इज 2D मोशन, क्योंकि यहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कैरम बोर्ड की बात करते हैं, इन कैरम बोर्ड व्हेन स्ट्राइकर मूविंग, तो स्ट्राइकर जब मूव करता है तो लेंथ और ब्रेड्थ के अलोंग मूव करता है, दैट मीन्स इन दिस केस 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। गॉट इट? तो जहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दिस मोशन इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, नाउ वी टेक द लास्ट मोशन, दिस इज द 3D, 3 डायमेंशनल मोशन। Three-dimensional motion. This motion are generally arises in space. In this motion, we use the 3 coordinates for specifying the position of the object. अब 3 coordinates, that means x, y, and z. Now you think that 2 coordinates we easily explain on this board, but how we define the third coordinate? तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फ्रेम की बात करते हैं, आप इस फिंगर्स पे ध्यान दें, अगर मैं इसकी बात करता हूं सिंपली, देन दिस इज एक्स एंड वाई। ओके, तो ये बोर्ड जो है आपका, जो ब्लैक बोर्ड है, ये दिस ब्लैक बोर्ड आर द, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो दिस इज बोर्ड इज 2D। बट इफ वी यूज अ 3D, देन 3D जो थर्ड एक्सिस होगा वो किधर की ओर होता है? बाहर की ओर, आउटर सरफेस पे, जस्ट लाइक दिस। यानी ये बोर्ड 2D है, इस 2D पे आप 3D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वी ड्रॉ अ 3D डायग्राम like this, then this x, y and z axis. This z axis like is not, this z axis is outer. जैसे मार्केट के अंदर कई 3D फिल्म्स मिलती हैं, 3D इमेजेस मिलती हैं, तो अगर आपने 3D इमेजेस देखी हो तो उन 3D इमेजेस में आपको क्या दिखता है? वो जो फ्रेम फोटो होता है वो आउटर साइड में कुछ निकला हुआ होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, तो वो कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड एक्सिस को। तो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इफ रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट, देन दिस मोशन इज कॉल्ड द 3D मोशन, एंड दिस मोशन इज ऑलवेज rises in space. For example, flying kite,
फ्लाइंग काइट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड में होंगे, मॉस्किटो फ्लाइंग के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड में होंगे। दैट मीन्स एवरी मोशन विच क्रिएट्स इन स्पेस डिफाइंड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज कॉल्ड द 3D मोशन। तो इस तरह से हम 1D, 2D और 3D मोशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये तो बात हुई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये जो हमने मोशन को डिफाइन किया है ये तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन किया है। अब मोशन को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। तो मोशन अकॉर्डिंग टू नेचर। अब मोशन अकॉर्डिंग टू नेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहला मोशन जो हम लेते हैं वो लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि द मोशन इन विच द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर पार्टिकल क्या करता है, अपना ट्रांसफर करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में चेंज करता है, एक सीधे पाथ में चेंज करता है, एक सीधे ट्रैक पे चेंज करता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहां पर जब हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ मोशन बाय विच बॉडी शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसके अंदर बॉडी शिफ्ट करती है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे। ओके, और इन विच मोशन all points of a moving body moves uniformly in the same line on direction। यानी इसके अंदर उस बॉडी का एवरी पार्टिकल, एवरी पॉइंट एक सेम लाइन में चलता है, यूनिफॉर्मली चलता है, यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। तो इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड। कोई भी व्हीकल है एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है तो वो जो मोशन कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा मोशन जो आता है हमारा दिस इज द रोटेशनल मोशन। What is the rotational motion? The motion in which a body moves around an axis, जिसके अंदर बॉडी एक एक्सिस के अराउंड मूव करती है, दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अर्थ मूविंग अराउंड द सन, मून मूविंग अराउंड द अर्थ, या जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्पिनर होता है, स्पिनर मूविंग ऑन द नेल के ऊपर वो स्पिनर मूव करता है, स्पिन करता है। तो ये सारे मोशन कौन से मोशन कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन, यानी जिसके अंदर पर्टिकुलर अ बॉडी मूविंग विद अराउंड अ एक्सिस, इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस मोशन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और स्पिन एन एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ मूविंग फैन। मूविंग फैन की अगर हम बात करते हैं तो फैन जब मूव करता है तो उसके बीच में जो एक स्टिक होती है उस स्टिक के चारों ओर वो फैन मूव करता है। तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। ओके, एक और आता है थर्ड मोशन जो आता है आपका ओसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडी का मोशन होता है वो टू एंड फ्रो होता है, ऑसिलेट। जैसे सिंपल पेंडुलम ऑफ वॉच पेंडुलम की बात करते हैं तो वॉच पेंडुलम में क्या होता है, ये मीन पोजीशन होती है तो पेंडुलम पहले यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं जाता है, यानी उसके अंदर जो मोशन होता है पेंडुलम का वो टू एंड फ्रो होता है। तो टू एंड फ्रो होने की वजह से उस मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। दैट मीन्स द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, इट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग हमने लिया, स्प्रिंग के एक एंड को कहीं टाइट कर दिया और उसको खींचा और खींच के छोड़ दिया। तो जैसे ही स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी? दिस जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल पेंडुलम ऑफ वॉच, वो क्या करती है? अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करती है। झूला जो हम बात करते हैं जैसे पर्टिकुलर जैसे झूला झूलते हैं तो उस टाइम भी टू एंड फ्रो, तो एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मोशन होता है दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इन दिस मोशन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर इन अ रेगुलर साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, फिक्स्ड स्प्रिंग आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एसेट्रा। तो इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ मोशन ये अकॉर्डिंग टू नेचर होते हैं, जिसके अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं और जिसके अंदर हम वाइब्रेशनल मोशन की बात करते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ वी टेक अ नेक्स्ट टॉपिक
इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अपने होम से स्कूल के लिए निकलता है। अपने होम से वो निकलता है कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। तो अब यहाँ से वो स्कूल जाने के लिए निकलता है, तो रास्ते में यहाँ एक शॉप पे रुकता है। उस शॉप की डिस्टेंस है यहाँ से 5 किलोमीटर। उस शॉप के बाद वो यहाँ टेम्पल जाता है, इस टेम्पल की डिस्टेंस है यहाँ से 3 किलोमीटर। फिर टेम्पल के बाद वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है, उसकी डिस्टेंस है यहाँ से 2 किलोमीटर। और फिर यहाँ से वो स्कूल जाता है जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से 1 किलोमीटर। ओके, तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट? तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। Why? Because you added them and say that this is 5, 3, 8, 2, 10 and 11. The student traveled 11 kilometer from his home to school. तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की बात करने में आप कर क्या रहे हैं? You added the total path, you added the total length, so it is called the distance. तो जब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हम सिंपल से 3 वर्ड्स में लिख सकते हैं, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ। सिंपल, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस को डिफाइन हम आराम से कर सकते हैं कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पूरे पाथ को कवर करता है, वो पाथ को चाहे कर्व कवर करे, चाहे वो जिगजैग कवर करे, चाहे वो सर्कल में कवर करे, तो उसकी जो टोटल पाथ लेंथ है, वो टोटल पाथ लेंथ उसका डिस्टेंस कहलाता है। अब डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि द क्वांटिटी विच डिफाइन ओनली द मैग्नीट्यूड, विच डिफाइन ओनली द अमाउंट, नॉट द डायरेक्शन। तो जिसके अंदर ओनली अमाउंट होता है, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसको हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो द स्केलर क्वांटिटी इन विच वी डिफाइन ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहां पर आप कोई डायरेक्शन नहीं कह सकते, वो यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं आ गया, फिर यूं गया, तो देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन। सो इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यू नॉट से दैट अ पर्सन मूविंग -5 किलोमीटर, या पर्सन मूविंग -7 किलोमीटर, या पर्सन मूविंग -1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, unit of distance is meter, and the dimensional formula of meter is distance is m naught l1 t naught. Why m naught l1 t naught? Because only distance is meter. मीटर के लिए हम l यूज करते हैं, लेंथ के लिए l यूज करते हैं, तो m और t is absent, so we take m naught t naught। और बीच में कौन आ गया आपका? l1। तो this is the distance. Now we define the displacement. It is a similar quantity, just like as a distance, but some changes here. Okay, here a person moving from A point to B point 3 kilometer and B to C point 4 kilometer. ठीक है, a person moving from A point to B point 3 kilometer and B point to C point 4 kilometer. Now my question is, what is the displacement of this person? तो इन सिंपल वे, 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन सिंपल वे यू टेक दिस डिस्टेंस, you take this distance. So this distance, if we see here, this make a right angle triangle, and right angle triangle में this is the hypotenuse. तो hypotenuse का जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हैं, then AC square equals to AB square plus BC square. This is 3 square plus 4 square, this is 9 plus 16, that is 25. Then AC equals to 5 meter, 5 kilometer, sorry. ओके, तो A एंड C, तो A क्या है आपका? A इज द इनिशियल पॉइंट एंड C इज द फाइनल पॉइंट।
तो यहां पर हम ये कहते हैं, अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर मैं इस टोटल ए बी प्लस बी सी करता हूं तो कितना आता है, 3 + 4 = 7 किलोमीटर, और आपका ये कितना आया, 5 किलोमीटर। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, देन 7 किलोमीटर ग्रेटर देन टू 5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो हुई ये शॉर्टेस्ट हुई। ठीक है, तो यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस, shortest and straight distance between the 2 points is called the displacement. The shortest distance and straight distance between 2 points is called डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको इन एनोदर वे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट हम ये कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल से इनिशियल चलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा चलेगा, फाइनल से इनिशियल, दैट मींस इट्स डायरेक्शन इज फिक्स एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो फिक्स। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ अगर किसी क्वांटिटी के अंदर होते हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो मैं यूं थोड़ी कह सकता हूं कि डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, और हो सकता है कि कोऑर्डिनेट कहां हो, ओरिजिन पे भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वापस इसके यूनिट की, तो यूनिट सेम होगा, जो डिस्टेंस का होता है वही इससे का होगा, और जब हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन वही m0 L1 T0। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एक बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसमें हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड रीड इट एंड कंप्लीट योर वर्क। और अब आपकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, और अभी डाउट क्लासेस चल रही हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, रिविज़न जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, उनमें जो उन बच्चों को डाउट्स हैं वो कर रहे हैं। तो जो नहीं आ पा रहे हैं वो परेशान ना हो, जितना आप वीडियो समझ सकते हैं समझें, बाकी मेरे से आप पूछ भी सकते हैं, चैट मैसेज से ही पूछ सकते हैं, वीडियो से ही पूछ सकते हैं, तो ऐसे परेशान होने की कोई बात नहीं। और 2 नवंबर या 3 नवंबर जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, हो सकता है उस टाइम से आपके स्कूल भी स्टार्ट हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू।